अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल दिलचस्प कहानियाँ। मोर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नीचे उर्दू लिखी भी आए तो इस बटन को क्लिक कर दें। दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? मैंने बुलंद आवाज में पूछा, मगर बाहर से जवाब मिलने की बजाय दरवाजा और जोर से पीटा गया। मैं पूछ रहा हूँ कौन है? मैंने इस बार पहले से भी बुलंद आवाज में पूछा, मगर इस बार भी जवाब नहीं मिला और दरवाजा पहले से भी ज्यादा जोर जोर से पीटा जाने लगा। चारपाई छूटते वक्त मुझ पर झिंझलाहट तारी होगी। बैस डले के दोस्तों के बारे में मैं कुछ नहीं जानता था। अगर उसके दोस्त इतने ही नामाकूल है तो मेरा यहाँ रहना 2 बार कर देंगे। मैंने दरवाजे की कुंडी खोली और बेसाख्ता पीछे हटने पर मजबूर हो गया। दरवाजे पर बाहर खड़े हुए 2 अफराद स्याह लिबास में मलबूस थे और उनके हाथों में दबे हुए रिवाल्वर साफ नजर आ रहे थे, मगर बाहर रोशनी इतनी नहीं थी कि उनके चेहरे के नकूश नजर आ सकते। उन दोनों ने आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाए और दरवाजे में आकर रुके। मैंने उन दोनों को पहचान लिया। वो ग्राम और नेल्सन थे और उन दोनों के तेवर बड़े खतरनाक नजर आ रहे थे। ग्राम विल्सन के खतरनाक तेवर देखकर मैंने बेइख्तियार अपने दोनों हाथ उठा दिए। यह अंदाजा करना मुश्किल नहीं था कि उन दोनों में से कोई भी गोली चलाने से दरेग नहीं करेगा। मुझे हाथ उठाते देखकर विल्सन ने मुतमईन अंदाज में सारी लाया और तेजी से पलटकर दरवाजे की चुटकी लगा दी। हमसे झूठ बोलने वाला बच नहीं सकता मिस्टर बैंस, विल्सन ने चुटकी लगाकर मेरी तरफ देखते हुए कहा। मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला मिस्टर विल्सन, मैंने बड़े इत्मीनान से कहा। अगर झूठ ही बोलना होता तो मैं तुम्हें यहाँ नहीं मिल सकता था। तुमने कहा था कि वो दोनों कार बम के धमाके में मारे गए हैं, जबकि मारा जाने वाला शख्स कोई और है और उन दोनों में से एक भी नहीं मर सका। जल्दी में मुझे वही कुछ मालूम हुआ था जो मैंने तुम्हें बताया था। मैंने पुरसुकून लहजे में कहा, ये तो शाम के अखबारात के जरिए मालूम हुआ कि धमाके में सिस कार का ड्राइवर हलाक हुआ था। तुम बकवास कर रही हो, ग्राम घुर्राया। तुमने कहा था कि इग्निशन में चाबी घुमाते ही उन दोनों के पर खचे उड़ गए थे। हाँ, मैंने यही कहा था, लेकिन उस वक्त मुझे यही मालूम था और ये गलतफहमी का नतीजा था। दरअसल मेरी तवज्जो उस तरफ थी कि कार में बम फिट करने वाले कौन थे, इसलिए मैं गैर मुतल्लक बातों में सर नहीं खपा रहा था। तुम खुद अंदाजा कर सकते हो कि मुझे दूसरी तहकीकाती एजेंसियों से ज्यादा तेजी दिखानी पड़ रही थी और मैंने तनहा सबको शिकस्त दी थी। मेरी दलील विल्सन पर असर अंदाज हुई और वो सोच में डूब गया था, जबकि ग्राम जो अकल से आरी मालूम होता था अब भी मेरी बात पर यकीन करने को तैयार रही था। तुम्हारी वजह से हमें नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है, ग्राम घुर्राया, और अब तुम्हें इसका खुमियादा भी भुगतना पड़ेगा। अगर मैं ना होता तो मुमकिन है तुम लोग इस वक्त जिंदा ना होते। अगर होते भी तो पुलिस की तहवील में होते। मैंने तलखी से कहा, ये बेंस डिले की दानत थी जिसने तुम्हें बचा लिया। पूरे गोटेल में तुम्हें ऐसा कोई दूसरा नहीं मिल सकता। आइंदा ये एक भी नहीं मिलेगा, ग्राम ने मज़ेकाना अंदाज में कहा। उसके दिल में इंतकाम की आग जल रही थी। उसे आज सुबह मेरे हाथों जो ज़ीमत उठाना पड़ी थी उसे आसानी से नहीं भूल सकता था। तुम्हें मेरा एहसान मंद होना चाहिए था, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम इंतहा दर्जे की नामाकूलियत के मुदायरे पर तुल गए हो। जो सलूक तुम्हारे साथ किया जाएगा उसकी कहानी किसी और को सुनाने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगे, इसलिए हमें कोई फिक्र नहीं है। मैं जिंदा नहीं रहूंगा तो तुम भी जिंदा नहीं रहोगे। तुम्हें इतनी अकल भी नहीं है कि जो शख्स सरकारी तहकीकाती एजेंसियों की आंखों में धूल झोंक सकता है वो क्या नहीं कर सकता। क्या मतलब? ग्राम ने मुझे घूरा। अपनी जिंदगी की आखिरी चंद लम्हों में भी तुम धमकियां देने से बाज नहीं आओगे। अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम्हारे बारे में मुकम्मल मालूमात सरकारी एहलकारों तक पहुंच जाएगी और उस वक्त तक हम गोटेल से निकल चुके होंगे। ग्राम अय्यारी से मुस्कुराया। मुझे मालूम है, मैंने बेपरवाही से कहा। मुकम्मल तैयारियां करने के बाद ही तुमने यहाँ दावा बोला होगा, मगर सवाल यह है कि तुम्हें खरगोशों का बिछड़ा हुआ जोड़ा भी तो तलाश करना है। ग्राम के चेहरे का रंग उड़ गया। विल्सन भी बुरी तरह चौंका था। तुम अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो, विल्सन ने कहा। हमारे फोन सुनकर तुमने अच्छा नहीं किया। मुझे अंदाजा था कि तुम्हारी नीयत में फतूर है, इसलिए मैं मुतमईन नहीं हुआ और अब मेरा दायरा तफ्तीश तुम्हारी तवक्कुआ से भी ज्यादा वसी है। सुनोगे तो होश उड़ जाएंगे। विल्सन मुझे घूरने लगा। शायद वो फैसला करने की कोशिश कर रहा था कि मेरी बात पर यकीन करे या ना करे। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि अब मेरी तफ्तीश का मरकज शी गुराए का पोस्ट नंबर 128 है, मैंने कहा और विल्सन का हाथ लर्ज गया। ये पोस्ट बुक्स नंबर तुम्हें कहां से मिला? उसने अटक कर कहा। कोई चीज खुद नहीं मिलती मिस्टर विल्सन, बड़ी जिद्दोजहद करनी पड़ती है। मैं कह रहा हूँ इस शख्स को हलाक कर दो, ग्राम ने ज़ियानी अंदाज में कहा। यह बहुत खतरनाक आदमी हमारे लिए कोई बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा।
बात ही तुम्हारे हाथ से निकल चुकी है मिस्टर। मेरे आदमी पहली फुर्सत में फोन नंबर 5557 पर मादाम कलारा को तुम्हारे करतूतों से आगाह कर देंगे। विल्सन के साथ साथ ग्राम का चेहरा भी तारीक हो गया था। उन्होंने कई गलतियां की थी। उन गलतियों की इतला अगर रैंडल हबर्ड को मिल जाती तो वो उन दोनों को मरवा देता। विल्सन का रिवॉल्वर वाला हाथ झुक गया और वो बर्राई हुई आवाज में बोला, तुमसे उस हालत करने ही में बेहतरी है। तुम अकलमंद आदमी हो मिस्टर विल्सन। मैंने सारी लाया और अपने हाथ गिरा दिए। ग्राम पर सकता तारी था। बेहतर यह है कि तुम भी रिवॉल्वर जेब में रख लो। मैंने ग्राम से कहा, यह हथियारों की नहीं वेनी सलाहितों की जंग है जिसमें तुम्हें मात हो चुकी है। तुमने हमें नॉक आउट कर दिया है। विल्सन फीके से अंदाज में मुस्कुराया, क्या तुम हमें बैठने को भी नहीं कहोगे? जरूर कहूंगा मिस्टर विल्सन, तुम दोनों पलंग पर आ जाओ, मैं कुर्सी पर बैठ जाता हूँ। मुझे यकीन नहीं आता कि कोई शख्स महज एक दिन की कलील सी मुद्दत में इस कदर मालूमात हासिल कर सकता है। विल्सन ने पलंग पर बैठते हुए कहा, इसे छोड़ो, ये बताओ कि रात के इस पैर तुम दोनों यहाँ दावा क्यों बोलने आए थे? हम मुश्तइल हो गए थे। विल्सन ने कहा, तुमने हमें उन दोनों की हलाकत की इतला दी थी और वही इतला हमने मादाम कलारा को पहुंचा दी जो बाद में गलत साबित हुई। तुम्हारा मतलब है खरगोशों के मिलने की इतला? मैंने विल्सन की बात काट कर कहा। हाँ, विल्सन ने पहलू बदला। तुम्हें शायद अंदाजा भी ना हो कि तस्दीक किए बगैर ये इतला उस तक पहुंचाने की हमें कितनी कड़ी सजा मिल सकती है। बात समझ में नहीं आई मिस्टर विल्सन। आखिर मादाम कलारा और तहदीब मालकम एक्स में ऐसी क्या दुश्मनी है कि उसकी जान के दर पे हो रही है? हम तो एक बहुत बड़ी मशीन के छोटे से पुर्जे हैं। हमें सिर्फ ये बताया जाता है कि हमें कौन सा काम करता है। हमें सिर्फ ये बताया जाता है कि हमें कौन सा काम करना है। वजूहात नहीं बताई जाती। मैं उन लोगों को कभी माफ नहीं करता जो मुझे चालाकी दिखाने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल में हर शख्स को कम से कम एक मौका जरूर मिलना चाहिए, ख्वाह वो दुश्मन ही क्यों ना हो। विल्सन ने मेरी बात सुनकर हैरत से पलकें झिपकाई। वे तुम्हारा मतलब नहीं समझा मिस्टर बैन्सडले, उसने कहा। हालांकि तुम खूब समझ रहे हो। तुम उस शख्स से मुखातिब हो जिसने मैद 12 घंटे के अंदर अंदर मादाम कलारा को खोद निकाला। आइंदा 12 घंटों में जो कुछ होने वाला है तुम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैंने तुम दोनों का सुराग लगाया, तुम्हारे खिलाफ आईनी शाहिदों तक पहुंचा, उनकी जबानें बंद की, मादाम कलारा का पोस्ट बॉक्स नंबर तक मालूम कर लिया। तो क्या मैंने खरगोशों के जोड़े की तरफ से बेतुजी ही भर्ती होगी? विल्सन और ग्राम मुझे खामोशी से देखते रहे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझसे किस अंदाज में गुफ्तगू करें। तुम लोग खुद को बहुत चालाक समझते हो। चंद लम्हों बाद मैंने दोबारा कहना शुरू किया, तुम्हारे दिमागों में यह खन्नास घुसा हुआ है कि अब तक जो कुछ होता रहा वो महज इत्तेफाक था और किसी वक्त भी तुम्हें ऐसा कोई मौका मिल सकता है जिससे फायदा उठाकर तुम बादी उलझ सकते हो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि यह महज तुम्हारी भूल है। तुम दोनों मेरे शिकंजे में इस तरह जकड़े हुए हो कि मेरी मर्जी के खिलाफ जुम्बच भी नहीं कर सकते। अगर तुमने ऐसी हमाकत करने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत भयानक होगा। तुम्हें बैयत वक्त 3 महादों पर मुकाबला करना पड़ेगा। एक तरफ मेरे आदमी होंगे, दूसरी तरफ गोटेल की हुकूमत और तीसरी तरफ मादाम कलारा। तुम किस किस से बचते फिरोगे? हम समझते हैं मिस्टर बेंसन, विल्सन ने भर्राई हुई आवाज में कहा, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम चाहते क्या हो। ऐसे शख्स को क्या कहा जाए जो खुद को अकलमंद और दूसरों को अहमक समझ रहा हो? मैंने खुश्क लहरे में कहा, तुम सब कुछ समझते हुए भी मुझसे पूछ रहे हो कि मैं क्या चाहता हूँ। सुबह ग्राम ने तुम्हारे साथ ज्यादती की थी, उस पर शायद तुम अभी तक नाराज हो। विल्सन ने कहा, मैंने ग्राम को बहुत बुरा भला कहा है और इस वक्त यहाँ खैर सगाली के जज्बे के तहत आए थे तुम दोनों। मैंने तंदिया लहजे में कहा, मैं बता चुका हूँ कि अगर हमें तुम्हारी तरफ से गलत बयानी का शुबा ना होता तो हम कभी ऐसी हरकत ना करते। विल्सन ने कहा, तुम झूठ बोलकर मुझे धोखा नहीं दे सकते। तुम लोग मुझे कत्ल करने के इरादे से यहाँ वार हुए थे। तुम गलत समझ रहे हो। बिला वजह कत्ल करना हमारा शिवा नहीं है। बिला वजह तो कोई किसी को कत्ल नहीं करता। तुम लोग मुझे कत्ल करने के इरादे से यहाँ आए थे। तुम्हारे पास मुझे कत्ल करने का कोई ठोस जवाब भी जरूर होगा। क्या मैं गलत कह रहा हूँ मिस्टर विल्सन? नहीं, विल्सन ने बर्राई हुई आवाज में कहा, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि कोई हमसे झूठ बोले, लेकिन अब ये बात साफ हो गई कि तुमने झूठ नहीं बोला बल्कि तुम खुद ही गलतफहमी का शिकार हो गए थे। बोया अगर ये बात साफ ना होती तो तुम मुझे कत्ल कर देते। मैंने उसकी बात काट कर कहा, हम उसके लिए मजबूर थे मिस्टर डलेद। विल्सन ने बेबसी से कहा, हम तुम्हें एक बड़ी रकम अदा करने वाले हैं। हमारे दरमियान मामला साफ होने बहुत जरूरी हैं। क्या तुम इतना ही सादालू हो कि इतनी आसानी से रकम अदा कर देते? मैंने चुपते हुए लहजे में कहा, जितनी रकम का मैंने मुतालबा किया था उतनी रकम के लिए तो तुम कई कत्ल कर सकते हो। तुम्हें वहम हो गया है और वहम का कोई इलाज नहीं। विल्सन ने कहा, ग्राम एक लफ्ज भी नहीं बोल रहा था, बस वो मुझे घूरे जा रहा था।
तुमने शायद गौर नहीं किया, मैंने कहा था कि मैंने खरगोशों के जोड़े की तरफ से बेतौजी नहीं बरती और इस वक्त मेरे पास उनके मुतल्लक भी बहुत सी मालूमात मौजूद हैं। विल्सन और ग्राम चौंक पड़े। किस किस्म की मालूमात? विल्सन ने तजस्सुस से कहा। तहरीम माल्कम एक्स के साथी का नाम अली यार खान है, जो फलस्तीन की तहरीक आज़ादी का बहुत बड़ा अलंबरदार है। तुम लोगों ने उसी को हलाक करने के लिए गाड़ी में बम फिट किया था, मगर वो होशियार था, बच निकला। इससे कबल भी यहूदी उस पर मुतअद्दिद जानलेवा हमले कर चुके हैं, मगर वो किस्मत का धनी है, हर बार बच जाता है। यहूदी के अलावा उसकी किसी और से दुश्मनी नहीं। ज्यादा साबित हुआ कि तुम लोग भी यहूदी हो और तुमने मुझे झूठ बोला था कि तुम अली यार खान से वाकिफ नहीं हो। खुद तुम दूसरों से झूठ बोलते हो और दूसरों से तवक्को रखते हो कि वो सब कुछ सच सच तुम्हारे मुंह पर रख दें। फर्ज करो तुम्हारी मालूमात दुरुस्त हैं, हम लोग यहूदी हैं और अली यार खान का कत्ल हमारा मिशन है, तो ये जानकर तुम्हारा रवैया क्या होगा? मेरा रवैया तो कुछ भी नहीं होगा। मैं खुद मुफ्तार आदमी हूँ, किसी मिशन का पुर्जा नहीं हूँ। मौका महल देखकर कोई भी फैसला कर सकता हूँ, तो फिर हमारी मदद करो। विल्सन ने मुजरिबाना अंदाज में कहा। तुम्हें तुम्हारी तवक्को से कहीं बढ़कर मुआवजा मिलेगा। तुम्हारा मतलब है अली यार खान को कत्ल करने में तुम्हारी मदद करूं? मैंने विल्सन को गौर से देखते हुए कहा। मेरा भी यही मतलब है। तुम्हें मुआवजा भी अदा कर दिया जाएगा और हम तुम्हारे एहसानमंद भी होंगे। तुमने कोई और काम कहा होता तो मैं सोचे समझे बगैर हामी भर लेता, लेकिन ये मामला बहुत खतरनाक है, मुझे इस पर गौर करना पड़ेगा। जरूर जरूर गौर करो, विल्सन बोला, और ये बात भी ज़हन में रखना, हम तुम्हें इतनी रकम देंगे कि तुम बरसों भी उतनी कमा नहीं सकोगे। जहाँ जिंदगी दाव पर लग रही हो वहाँ रकम सानवी अजियत इख्तियार कर जाती है। खतरात मोल लिए बगैर तो कुछ भी हासिल नहीं होता, और तुम तो खतरात मोल लेने के आती मालूम होते हो, बासलाहियत भी हो, और फिर ये मौका क्यों जाया कर रहे हो? मैं खामोश हो गया। वो लोग समझ रहे होंगे कि मैं उनकी पेशकश पर गौर कर रहा था, जबकि दर हकीकत मैं सोच रहा था कि मैंने 24 घंटे की मोहलत तलब की थी और 24 घंटे पूरे होने से कबल मुझे मुतवफिर ड्राइवर के कातलों को उसकी बीवी के सामने पेश कर देना था। मसला ये था कि मैं उन दोनों में से एक को जिंदा रखना चाहता था। वो दोनों ही कातिल थे, लेकिन ग्राम सफाक दरिंदा था। विल्सन में फिर थोड़ी बहुत इंसानियत थी। मैंने फैसला किया कि ग्राम कोई कुर्बानी का बकरा बनाऊंगा। तुम लोगों को अंदाजा नहीं है, मैंने झिझकते हुए कहा, इतना बड़ा काम तनहा मैं नहीं कर सकूंगा। तुम तो कह रही थे तुम्हारा अपना गिरोह है, तुम अपने गिरोह के लोगों से भी तो मदद ले सकते हो, विल्सन ने कहा। अली यार खान सरकारी मेहमान है, और अगर उसके खिलाफ मैंने अपने लोगों से मदद लेने की कोशिश की तो मेरा कोई आदमी मुखबरी भी कर सकता है। जाहिर है वो स्टेट के मेहमान के खिलाफ तुम मेरा साथ देने से रहे। वैसे तुम कौन से कानूनी काम कर रहे हो? विल्सन ने कहा। उसके लहजे में तंज था जिसे मैंने यकसर नजरअंदाज कर दिया। छोटी मोटी कानून शिकनी तो सब भी कर लेते हैं, मैंने कहा, और फिर गैर मुर्गियों को लूटना तो हमारे यहाँ वैसे भी कारे सवाब तस्वुर किया जाता है। तो फिर इस मसले का क्या हल होगा? विल्सन ने कहा। तुम खुद तो ज़हनी तौर पर उसे कत्ल करने के लिए तैयार हो ना। बड़े बड़े नामवर यहूदी एजेंट उसके मुकाबले पर न सिर्फ नाकाम हो चुके हैं, बल्कि अक्सर वो बेहतर अपने अंजाम को भी पहुंच चुके हैं। लेकिन मैं उससे खौफज़दा नहीं हूँ। मेरे ख्याल में उसके मुकाबले पर आने वाले तमाम एजेंट अहमक थे, और वो सब के सब अपनी गलतियों के सबब मारे गए, वरना दर हकीकत उसे ठिकाने लगाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। इतने बड़े बड़े दावे करने के बावजूद भी तुम उससे डर रहे हो। इस वक्त वो टेरेस महल में मुकीम है और जनरल टेरेस का मेहमान है। अगर ये बात ना होती तो मैं तन्हाई उससे निमट लेता। ठीक है मिस्टर रे, विल्सन ने कहा, हम दोनों हर तरह से तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन ये ज़हन से निकाल दो कि उससे निमटना आसान होगा। तुम दोनों ने भरपूर तरीके से मेरा साथ दिया तो कोई वजह नहीं है कि हम उस पर काबू ना पा सके। हमें मंजूर है। विल्सन और ग्राम ने बायक का वाद कहा। ठीक है, अब तुम लोग जाओ, सुबह किसी वक्त भी तुम्हारे पास आऊंगा। मुमकिन है उस वक्त तक कोई मंसूबा बनाने में मैं कामयाब हो जाऊं। वो दोनों चले गए और उनके जाने के चंद लम्हे बाद ही दरवाजे पर बुढ़ नमूदार हुआ। तुम जिंदा हो चीफ? बुढ़ ने कहा। मैं तो समझ रहा था वो लोग तुम्हारा काम तमाम करके गए हैं, इसलिए कि तुम्हारी तरफ से कोई सिग्नल नहीं मिला था। इसकी नौबत नहीं आई बुढ़, वो लोग वैसे ही काबू में आ गए। तो फिर आप बुढ़ के लिए क्या हुक्म है? सोने की इजाजत है या आप भी उनकी निगरानी जारी रहेगी? वो लोग पूरी तरह मेरे चुंगल में फंस चुके हैं, इसलिए अब उनकी निगरानी करने की जरूरत नहीं रही। ताहम उनके फोन कॉल टेप होने का सिलसिला बदसूर जारी रहना चाहिए। यह कहने की जरूरत नहीं चीफ, उनकी फोन कॉलें तो बहरहाल टेप होती रहेगी। ठीक है बुढ़, अब मैं चंद घंटे सोना चाहता हूँ, तुम लोगों से सुबह ही मुलाकात होगी। बुढ़ चला गया और उसके जाते ही मैं पलंग पर देर हो गया। अब मेरे अंदर मजीद एक लम्हा जागने की भी हिम्मत नहीं थी। 6 घंटे की भरपूर नींद लेने के बाद मैं आला सुबह ही उठकर टेरेस महल जा पहुंचा। तहजीब मुझे जागती हुई मिली थी जबकि बूढ़ सो रहा था।
क्या तुम रात सोई नहीं? मैंने तहदीब को गौर से देखते हुए कहा, जिसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। नहीं, तहदीब मुस्कुराई। लेकिन तुम्हें देखकर अंदाजा होता है कि तुमने अपनी नींद पूरी कर ली है। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है, लेकिन सवाल यह है कि तुम रात भर जाग के क्या करती रही? तुम्हारे लिए एक तोहफा तैयार करती रही थी, तहदीब ने मुस्कुरा कर कहा। और मेरा अंदाजा है कि तोहफा तुम्हें जरूर पसंद आएगा। मैंने मुतजस्सिस अंदाज में तहदीब को देखा। क्या तुमने मेरे लिए कोई डिश तैयार की है? मैंने कहा, यही समझ लो। तहदीब हंस पड़ी। लेकिन इस तैयारी में बूढ़ और कैथी ने मेरा भरपूर साथ दिया है। वो दोनों तो डिश की तैयारी के बाद सोने चले गए, जबकि मैं तुम्हारे इंतजार में जाग रही हूँ। मैं ये अंदाजा करने से कासिर था कि तहदीब ने क्या कारनामा अंजाम दिया है जिस पर वो इस कदर खुश नजर आ रही है। ज्यादा तजस्सुस में मुब्तला होने की जरूरत नहीं, तहदीब ने कहा। तो वह वसूल करने के लिए तुम्हें नीचे तय खाने में जाना पड़ेगा। वाह, मैंने तवील सांस ली। मालूम होता है तुमने उसकी जबान खुलवा ली है। ऐसे लुत्फ नहीं आएगा, तहदीब ने कहा। अपनी आंखों से देखोगे तो पता चलेगा। मैं तहदीब के साथ तय खाने में आया जहां नगीता अपने कमरे में बेड पर पड़ी थी। उसकी हालत देखकर मैं सन्नाटे में आ गया। उसके जिस्म पर बराए नाम लिबास था और पूरा जिस्म उधरा हुआ नजर आ रहा था। उसकी आंखें बंद थी, शायद वो बेहोश थी, मगर इस आलम में कि उसके मुंह से कराए खारिज हो रही थी। उस पर बेतहाशा तशद्दुद किया गया था। अब ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही, तहदीब ने नफरत भरे अंदाज में कहा, बड़ा नाज़ से अपने हुस्न पर। सवाल ये है कि इस पर तशद्दुद का कोई नतीजा भी बरामद हुआ या नहीं? नतीजा कैसे बरामद नहीं होगा, तहदीब ने कहा। बड़ी कीमती मालूमात हासिल हुई हैं मादाम कलारा के बारे में, इसलिए मैंने इसे तुम्हारे हवाले कर दिया था। मैंने मुस्कुरा कर कहा, मैं शायद इसका ये असर नहीं कर सकता था। इन लोगों के हक में इंतहाई सख्त होना जरूरी है अली, जर्मनों और जापानियों से भी ज्यादा। तुमने बहुत अच्छा किया इसे उधेड़ कर रख दिया, लेकिन ख्याल रहे कि हम इसे जान से नहीं मारेंगे बल्कि रिहा कर देंगे ताकि रैंडल को अपनी बेवकूफी का अंदाजा हो सके। ये हदायत तो तुम पहले भी दे चुके हो, इसलिए मैंने इसे जिंदा रखा, वरना इस वक्त ये तुम्हें जिंदा नजर ना आती। ठीक है, इसे यहीं पड़ा रहने दो, हम अपने कमरे में चलकर बात करते हैं। बैरेका और तहदीब के साथ वापस अपने कमरे में आ गया। ये कमरा मेरे और तहदीब के लिए मखसूस था। बूड और डेविड रियान अलहदा कमरों में थे। अब बताओ, मैंने सोफे पर बैठते हुए तहदीब से कहा, तुमने नकीता से क्या मालूमात हासिल की है? उन पांचों अफराद का सुराग मिल गया है जो सुपर ईगल का रोल अदा करते हैं, तहदीब ने कहा। और मैं चौंक पड़ा। ये तो बड़े काम की बात है। मैंने कहा, तुमने उनके एड्रेस नोट कर लिए होंगे? नहीं, नकीता की मालूमात इस हद तक नहीं, अलबत्ता उसने ये बता दिया कि मादाम कलारा उन पांचों से वाकिफ है। और रैंडल के गिरोह में मादाम कलारा की क्या हैसियत है, मैंने पूछा। नकीता ने डेविड रियान से हासिल होने वाली मालूमात पर मुसाफा किया है। मादाम कलारा रैंडल की मंजूर नजर है। मंजूर नजर क्या, उसे दाश्ता ही कहना मुनासिब होगा। माजी में उसका ताल्लुक मोसाल से भी रह चुका है और उसने इसराइल आर्मी इंटेलिजेंस के लिए भी काम किया है। रैंडल से उसके ताल्लुकात ईगल के क़याम से पहले भी हैं। नकीता का ख्याल है कि ईगल के क़याम के मामले में मादाम कलारा बराबर की शरीक थी, मगर रैंडल ने कभी ये बात जाहिर नहीं होने दी। खुद मादाम कलारा ने भी इस बात को आम करना मुनासिब नहीं समझा। इंतहा तो ये है कि ईगल के मेंबर भी मादाम कलारा की इस अहम शख्सियत से वाकिफ नहीं है। तो नकीता को ये मालूमात किस तरह हासिल हुई, मैंने तहदीब को गौर से देखते हुए पूछा। उसे इत्तफाक ही कहा जा सकता है कि इतनी खुफिया बातों को जानने वाले दो मुख्तलिफ अफराद बैक वक्त हमारे कब्जे में आ गए, तहदीब ने कहा। मुझे खुद भी छुआ हुआ था, या तो ये बातें खुफिया नहीं है, पर अगर खुफिया हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि नकीता के इल्म में किस तरह आई। मैंने नकीता से ये सवाल किया और उसका जवाब हासिल करने के लिए मुझे उसकी अच्छी खासी खाल भी उधेड़ना पड़ी। उसने बताया कि रैंडल के मुतअद्दिद लड़कियों से ताल्लुकात रहे हैं। नकीता खुद भी उन्हीं में से एक है। ठीक है, मैं समझ गया, मैंने हाथ उठाकर बेजारी से कहा। उन लोगों की जिनसी बेरार रवि कोई पोशीदा चीज नहीं, और जो लोग खुद पर काबू नहीं रख सकते उन्हें ऐसे बड़े कामों में हाथ नहीं डालना चाहिए। शीगुराय में मादाम कलारा का पता मालूम हो गया है। अगर तुम कहो तो मैं शीगुराय चली जाऊं? मेरा प्रोग्राम खुद भी यही है, मैंने कहा। रैंडल के खिलाफ इससे बेहतर लाएमल मुमकिन नहीं हो सकता कि उसके गिरोह के लोगों में खौफ एराज फैला दिया जाए। शीगुराय पहुंचने के बाद मुझे मादाम कलारा के खिलाफ क्या इकदाम करने होंगे, तहदीब ने पूछा। सबसे पहला काम तो ये होगा कि उस तक पहुंचने की सबील पैदा की जाए।